Hello dear student, how are you? Today we will see all the question answers of class 6, subject science, chapter 12, Beyond Earth. So let's start. Let us enhance our learning. Question 1. Match the column. तो यहाँ पर देखिए हमें दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो इसमें कॉलम 1 के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उनको हमें कॉलम 2 के साथ में मैच करना है कि उनका जो सही आंसर किसके साथ में मैच होता है वो हमें कॉलम 2 में से फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसको हमें मैच करना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कॉलम 1 किस तरह से कॉलम 2 के साथ में मैच होगा। अब जैसे कॉलम 1 में दे रखा है कि सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो इसे हमें कॉलम 2 में से खोजना है। देखिए यहाँ पर ए से लेकर के डी तक इनके आंसर दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट मैच किसके साथ में होता है कि क्या ये ओरियन है, वीनस है, मार्स है या फिर मून है। तो इनमें से जो करेक्ट है उसके साथ में इसको मैच करना है। उसी तरह से है सेकंड नंबर पे रेड प्लैनेट, तो हमें इसको सेकंड कॉलम में से देखना है कि इसका जो सही है वो किसके साथ इसको मैच करें। उसी तरह से थर्ड नंबर पर है कॉन्स्टलेशन, तो इसे हमें कॉलम 2 में मैच करना है, किसका सही आंसर किसके साथ मैच हो रहा है। फोर्थ नंबर पर है प्लैनेट विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार, तो यह भी हमें कॉलम 2 में से देख करके मैच करना है। तो आइए अब इस टेबल को हम देखते हैं कि ये किस तरह से कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ में मैच होगा। तो देखिए कॉलम 1 में जो फर्स्ट है वो क्या है, सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो सैटेलाइट ऑफ अर्थ क्या है, कॉलम 2 में देखिए क्या होता है, सैटेलाइट ऑफ अर्थ मून। अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून है। तो इसे देखिए हमने डी में जो मून है उसके साथ में इसको मैच करा है। तो जो फर्स्ट वाला है वो डी के साथ में मैच होगा। दूसरा है रेड प्लैनेट, तो हमें कॉलम 2 में से देखना है कि रेड प्लैनेट कौन सा होता है। तो सही आंसर क्या है, सी, मार्स। तो इसको सी के साथ में मैच करेंगे। तो वाई मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन एक्सेस। थर्ड है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन में क्या आएगा, देखिए यह मैच होगा ए ओरियन के साथ में। ओरियन क्या है, एक कॉन्स्टिलेशन है। फोर्थ है प्लैनेट विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार। ऐसा प्लैनेट जिसे कॉमनली क्या कहा जाता है, इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। तो वो देखिए कौन सा है प्लैनेट, वीनस, शुक्र ग्रह। तो ये बी के साथ में मैच होगा। तो इस तरह से हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में मैच किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है कि सॉल्व द फॉलोइंग रिडल। तो यहाँ पर रिडल दी गई है, उसे सॉल्व करना है। और देखिए रिडल क्या है कि माई फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ इन मैन बट नॉट इन कैन। मेरा जो पहला अल्फ़ाबेट है वो मैन में तो है लेकिन कैन में नहीं है। तो देखिए ऐसा अल्फ़ाबेट कौन सा है, हम देखते हैं कि ए एन ये दोनों में कॉमन है, लेकिन जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो मैन में तो है लेकिन कैन में नहीं है। तो क्या है, वो एम है। जो मैन में तो है, तो यहाँ से जो मैन में तो है लेकिन कैन में नहीं है, तो वो अल्फ़ाबेट कौन सा हुआ, एम हुआ। सेकेंड है कि माई सेकेंड अल्फ़ाबेट इज़ इन एस एंड ऑल्सो इन फैन। मेरा जो सेकेंड अल्फ़ाबेट आएगा अब इस रिडल का, वो क्या है कि एस में तो है और ऑल्सो इन फैन, और वो फैन में भी है। तो ऐसा कॉमन हमें एक अल्फ़ाबेट देखना है जो इन दोनों में है। तो देखिए वो कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए। ए एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो एस में भी है और फैन में भी है, ये देखिए। अब आगे देखते हैं कि माई थर्ड अल्फ़ाबेट इज़ इन रैट एंड नॉट इन कैट। कि मेरा जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो रैट में तो है लेकिन कैट में नहीं है। तो देखिए इन दोनों में 80 तो कॉमन है, यानी कि ये तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो उसने क्या कहा है कि मेरा थर्ड अल्फ़ाबेट वो है जो रैट में तो है लेकिन कैट में नहीं है। तो देखिए आर ऐसा अल्फ़ाबेट है जो रैट में तो है लेकिन कैट में नहीं है। तो इसलिए थर्ड हमें कौन सा मिला अल्फ़ाबेट, आर। माई फोर्थ अल्फ़ाबेट इज़ इन सन बट नॉट इन फन। और जो मेरा फोर्थ अल्फ़ाबेट है वो सन में तो है लेकिन फन में नहीं है। तो देखिए इनमें यू एन दोनों में कॉमन है, तो इसलिए ये तो होगा नहीं।
और क्या कह रहा है कि वो मेरा जो फोर्थ अल्फ़ाबेट है वो सन में तो है लेकिन फन में नहीं है। तो एस ऐसा अल्फ़ाबेट है जो सन में तो है लेकिन फन में नहीं है। तो इसलिए मुझे जो फोर्थ अल्फ़ाबेट मिला हमें वो क्या मिला, एस। आई एम अ प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन। और मैं एक ऐसा प्लैनेट हूँ जो सन के चारों तरफ मूव करता हूँ। तो क्या बना देखिए इससे, मार्स। क्वेश्चन नंबर 2, मेक 2 सिमिलर रिडल्स बाय योरसेल्फ। अब अपने आप से आपको 2 रिडल और बनानी है जो बिल्कुल इसी के जैसी हों। तो ए है, फर्स्ट रिडल इज माई फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ इन वैन बट नॉट इन कैन। तो मेरा जो पहला अल्फ़ाबेट है वो वैन में तो है लेकिन कैन में नहीं है। तो देखिए ए एन तो दोनों में कॉमन है, तो ये तो नहीं आएंगे क्योंकि हमें ऐसा अल्फ़ाबेट ढूंढना है जो वैन में तो है लेकिन कैन में नहीं है। तो वो अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, वी, क्योंकि वी क्या है, वैन में तो है लेकिन कैन में नहीं है। उसके बाद है माई सेकेंड अल्फ़ाबेट इज़ इन पेन एंड ऑल्सो इन टी। जो मेरा सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो पेन में भी है और टी में भी है। तो ऐसा कॉमन अल्फ़ाबेट ढूंढना है हमें। तो देखिए कॉमन कौन सा है, ई, वो पेन में भी है और वो टी में भी है। तो इसलिए हमें सेकेंड अल्फ़ाबेट क्या मिला हमारी रिडल का, ई। माई थर्ड अल्फ़ाबेट इज़ इन फैन एंड नॉट इन फैट। मेरा जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो फैन में तो है लेकिन फैट में नहीं है। तो ऐसा कौन सा है, देखिए एफ ए तो दोनों में कॉमन है और हमें ऐसा अल्फ़ाबेट ढूंढना है जो फैन में है लेकिन फैट में नहीं है। तो देखिए फैन में एन है और वो फैट में नहीं है, तो इसलिए हमारा थर्ड अल्फ़ाबेट क्या आएगा, एन। माई फोर्थ अल्फ़ाबेट इज़ इन सन एंड ऑल्सो इन बट। मेरा फोर्थ अल्फ़ाबेट क्या है कि जो सन में भी है और बट में भी है। तो यू दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमारा जो फोर्थ अल्फ़ाबेट मिलेगा रिडल के लिए वो क्या मिलेगा, यू। माई लास्ट अल्फ़ाबेट इज़ इन सर बट नॉट इन एयर। जो मेरा लास्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या है, SIR, सर में तो है लेकिन एयर में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए IR और IR तो दोनों में कॉमन है, यानी कि वो एयर में भी है और वो सर में भी है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है कि ऐसा अल्फ़ाबेट जो सर SIR में तो है लेकिन एयर में नहीं है। तो वो कौन सा है, S अल्फ़ाबेट। तो हमें लास्ट अल्फ़ाबेट जो मिला वो कौन सा मिला, S मिला। और इस तरह से हमारा क्या बना, प्लैनेट वीनस बना। तो आई एम अ प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन। तो मैं एक ऐसा प्लैनेट हूँ जो सन के चारों ओर मूव्स करता हूँ। तो वो क्या बना, वीनस। तो इस तरह से हम रिडल को फाइंड आउट करेंगे। बी है, सेकेंड रिडल इज माई फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज इन ईट बट नॉट इन बैट। और ऐसा अल्फ़ाबेट जो ईट में तो है लेकिन बैट में नहीं है। तो वो क्या बना, बचा हमारे पास में देखिए ई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो ईट में तो है लेकिन बैट में नहीं है। तो इसलिए हमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या मिला, ई। माई सेकेंड अल्फ़ाबेट इज़ इन फैट एंड ऑल्सो इन रे। अब हमें क्या ढूंढना है कि सेकेंड अल्फ़ाबेट ऐसा है जो फैट में भी है और रे में भी है, यानी कि हमें एक कॉमन अल्फ़ाबेट ढूंढना है। तो देखिए कॉमन क्या है इन दोनों में, ए, दोनों में है ए। तो इसलिए हमें जो सेकेंड अल्फ़ाबेट मिला वो क्या मिला, ए। माई थर्ड अल्फ़ाबेट इज़ इन रैट एंड नॉट इन मैट। मेरा जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो क्या है, रैट में तो है लेकिन मैट में नहीं है। तो देखिए 80 दोनों में कॉमन है, इसलिए ये तो नहीं होंगे। और जो रैट में तो है लेकिन मैट में नहीं है, तो वो क्या बचा हमारे पास, आर अल्फ़ाबेट ऐसा बचा जो रैट में तो है लेकिन मैट में नहीं है। तो हमारा रिडल का जो थर्ड अल्फ़ाबेट आएगा वो क्या आएगा, आर। माई फोर्थ अल्फ़ाबेट इज़ इन टैन एंड ऑल्सो इन बैट। तो मेरा जो फोर्थ अल्फ़ाबेट है इस रिडल का वो क्या है कि वो 10 में तो है एंड ऑल्सो इन बैट, और वो बैट में भी है। यानी कि दोनों में हमें जो कॉमन अल्फ़ाबेट दिख रहा है वो कौन सा है, टी है। देखिए टी इसमें भी है और टी बैट में भी है। तो हमें हमारी रिडल के लिए जो फोर्थ अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा, टी होगा। माई फिफ्थ अल्फ़ाबेट इज़ इन हैट बट नॉट इन पैट। मेरा जो फिफ्थ अल्फ़ाबेट है वो हैट में तो है लेकिन पैट में नहीं है। अब ऐसा कौन सा अल्फ़ाबेट बचा,
जो हैट में तो है लेकिन पैट में नहीं है, तो वो देखिए हैट का एच बचा। तो इसलिए हमारा जो 5th अल्फ़ाबेट आएगा वो क्या आएगा, एच। और आई एम अ प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन, तो मैं एक ऐसा प्लैनेट हूँ जो सन के चारों ओर मूव करता हूँ, घूमता हूँ। तो वो क्या बना, देखिए जब हम इस रिडल को मिलाएंगे तो उनके मिलने से क्या बना, अर्थ। वो प्लैनेट कौन सा है, वो प्लैनेट अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो इनमें से कौन सा है जो हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 इज साइरस, सेकेंड वन इज कॉमेट्स, थर्ड वन इज एस्टेरॉइड्स एंड फोर्थ वन इज प्लूटो। तो इन चारों में से हमें बताना है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, साइरस। साइरस इज नॉट द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन, इनमें से कौन सा है जो सन का प्लैनेट नहीं है, यानी जो सन के चारों ओर मूव नहीं करता है, तो वो इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। नंबर 1 इज जुपिटर, नंबर 2 इज प्लूटो, नंबर 3 इज नेपच्यून और नंबर 4 इज सैटर्न। तो इनमें से देखिए कौन सा प्लैनेट है जो सन के चारों ओर मूव नहीं करता है। तो आंसर क्या है, सेकेंड वन इज प्लूटो। तो प्लूटो क्या है, यह सन का प्लैनेट नहीं है। क्वेश्चन 5, विच इज द ब्राइटर स्टार, द पोल स्टार और साइरस। पोल स्टार और साइरस दोनों में से ब्राइटर स्टार कौन सा है। तो आंसर क्या है, साइरस। साइरस इज मोर ब्राइटर देन पोल स्टार। Question number 6, an artist representation of the solar system is given in figure। तो यहाँ पर देखिए एक आर्टिस्ट ने सोलर सिस्टम की एक फिगर को रिप्रेजेंट किया है। इज द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स करेक्ट, तो यहाँ पर जो फिगर बनाई है क्या उसमें प्लैनेट्स का जो ऑर्डर है वह सही है या नहीं है। इफ नॉट, यदि नहीं है, राइट द करेक्ट ऑर्डर इन द बॉक्सेस इन द फिगर, तो फिगर के अंदर जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनमें करेक्ट ऑर्डर लिखिए। तो आइए सबसे पहले इस फिगर को देखते हैं। तो देखिए एक आर्टिस्ट ने ये सोलर सिस्टम की फिगर बनाई है, जिसमें इस फिगर में जैसे हम देख रहे हैं कि सेकेंड नंबर पे, यहाँ पर देखिए ये जो सेकेंड नंबर है इस पर इसने अर्थ को रिप्रेजेंट किया है, जबकि हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो कौन से नंबर पर आती है, उसका ऑर्डर 3rd नंबर पर है। और वीनस को 3rd पर कर दिया है, जबकि वीनस का जो प्लेस है वो कौन सा है, 2nd नंबर पर है। तो इनके नीचे जो एक खाली बॉक्स दिए गए हैं, इनके अंदर हमें जो सही ऑर्डर है वह हमें फिल करना है। इसी तरह से देखिए इस फिगर में हम देख रहे हैं कि सैटर्न को 7वें नंबर पे प्लेस करा है, जो कि गलत है। सैटर्न का यहाँ पर 6 नंबर पर सैटर्न होता है और 7th नंबर पर यूरेनस होता है। तो इनके प्लेस भी हमें सही करके लिखनी है। तो आइए अब इस फिगर को हम देखते हैं कि किस तरह से इन बॉक्सेस में हम इनका ऑर्डर लिखते हैं। आंसर है द ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स इन द गिवन फिगर इन क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन के अंदर जो फिगर दी गई है उसमें प्लैनेट्स का ऑर्डर करेक्ट नहीं है। द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द सन इज, और सन से इनका जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, मरकरी, यानी कि सबसे पहले मरकरी आएगा, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इस तरह से इनका ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर है जो आर्टिस्ट ने बनाई है। अब देखिए इस फिगर के अंदर हमें नीचे जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनके अंदर हमें इन प्लैनेट्स का ऑर्डर लिखना है। तो पहला कौन सा है, मरकरी, तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर पहला लिखा है, फर्स्ट। सेकंड नंबर पर देखिए हमें क्या दिख रही है, अर्थ दिख रही है, लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, ये 3rd नंबर पर आती है। सन से जब हम इसको देखते हैं तो ये 3rd नंबर पर इसकी प्लेस है। सेकंड नंबर पे कौन है, वीनस, और यहाँ पर देखिए 4th नंबर पर क्या है, मार्स।
5th नंबर पर जुपिटर, 6 नंबर पर सैटर्न है, लेकिन उसने सैटर्न को यूरेनस के पीछे लिखा है, तो सैटर्न यहाँ 6 नंबर पर है। 7th नंबर पर आएगा यूरेनस और 8th प्लेस पर आएगा नेपच्यून। तो इस तरह से इनकी ऑर्डरिंग हम यहाँ पर सही करके लिखेंगे। और इस वाली फिगर में देखिए, अब हम इस फिगर को देखते हैं। तो इस फिगर में हमने इन प्लैनेट्स की जो पिक्चर है उसको भी हमने सही करके यहाँ पे बताया है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर है मरकरी, सेकंड पर वीनस, थर्ड पर अर्थ, फोर्थ पर मार्स, फिफ्थ जुपिटर, 6 सैटर्न, 7 यूरेनस और 8 पर नेपच्यून। तो ये पिक्चर करेक्ट पिक्चर है। तो इसमें हमने ऑर्डरिंग को भी सही करा है और इनकी पिक्चर को भी सही जगह पर प्लेस करके बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7, अ पोर्शन ऑफ नाइट स्काई विद स्टार्स इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर नाइट स्काई का एक पोर्शन है जिसमें स्टार्स हैं, उसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है। लुक केयरफुली देखिए एंड आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करिए द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म द पैटर्न। और ऐसे स्टार्स के ग्रुप को फाइंड आउट करिए जो कि पैटर्न बनाते हैं द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर। यानी कि जो बिग डिपर और लिटिल डिपर के पैटर्न को बनाते हैं, ऐसे स्टार्स के ग्रुप को हमें फाइंड आउट करना है। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर दीज पैटर्न्स एंड लेबल दैम ऑल्सो। और इन स्टार्स को कनेक्ट करने के लिए लाइन ड्रॉ करिए जो कि पैटर्न्स को फॉर्म करते हैं, और उन्हें लेबल भी करिए। आइडेंटिफाई एंड लेबल द पोल स्टार, और पोल स्टार को आइडेंटिफाई करिए और उसे लेबल भी करिए। यू मे रेफर टू फिगर 12.4 फॉर हेल्प, और आप अपनी हेल्प के लिए जो फिगर 12.4 है उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये नाइट स्काई का एक पोर्शन दिया गया है जिसमें बहुत सारे हमें स्टार्स दिख रहे हैं। अब इन स्टार्स में से हमें ऐसे स्टार्स को आपस में ज्वाइन करना है, कनेक्ट करना है लाइन ड्रॉ करके, जो बिग डिपर और लिटिल डिपर पैटर्न्स को बनाते हैं। तो देखिए, बिग डिपर में क्या होता है, हम यहाँ पर एक रफ स्केच बनाते हैं, उसके बाद हम इसका फाइनल स्केच देखेंगे। तो रफ स्केच में देखिए, बिग डिपर में क्या होता है, जो 4 स्टार होते हैं वो इस तरह से आपस में कनेक्ट होकर के एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं। उसके बाद में उसके जो 3 स्टार्स और होते हैं वो इसकी टेल बनाते हैं। तो इस तरह से ये बिग डिपर बनता है। इसमें ये 7 स्टार्स आपस में कनेक्ट होकर के बिग डिपर पैटर्न बनाते हैं। उसके बाद में अब हम इसका लिटिल डिपर पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये लिटिल डिपर है। लिटिल डिपर में 4 स्टार्स मिलकर के इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं, और बाकी के जो 3 स्टार्स हैं वो आपस में इस तरह से ज्वाइन होकर के इसकी टेल बनाते हैं। तो ये लिटिल डिपर हो गया। और जो लिटिल डिपर का लास्ट वाला, ये इसकी जो पूंछ का लास्ट वाला जो स्टार होता है वो थोड़ा ब्राइट होता है, और ये कौन सा स्टार है, ये पोल स्टार है। इसको हम क्या लेबल करेंगे कि ये पोल स्टार है, क्योंकि हमें पोल स्टार भी आइडेंटिफाई करना है और उसको लेबल भी करना है। तो इस तरह से ये लिटिल डिपर है, ये बिग डिपर हमने बनाया, और ये पोल स्टार है। अब हम इसकी एक फेयर पिक्चर देखते हैं। तो देखिए, ये बिग डिपर की पिक्चर है। इसमें हमने जैसे देखा था कि 4 स्टार्स आपस में ज्वाइन होकर के एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं। उसके बाद में जो 3 स्टार्स हैं वो आपस में ज्वाइन होकर के इसकी टेल बनाते हैं। तो इस तरह से बिग डिपर में ये 7 स्टार्स आपस में कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये लिटिल डिपर है। तो लिटिल डिपर भी क्या होता है, इसमें भी 4 स्टार्स मिलकर के ये रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं, और बाकी के जो 3 स्टार्स हैं वो मिलकर के इसकी टेल बनाते हैं। और इसकी जो टेल का बिल्कुल लास्ट वाला जो स्टार होता है वो ब्राइट होता है, और वो क्या होता है, वो पोल स्टार कहलाता है। क्वेश्चन 8, अ पोर्शन ऑफ द नाइट स्काई इज शोन इन फिगर। फिगर के अंदर नाइट स्काई का एक पोर्शन दिया गया है, उसको दिखाया गया है। ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द स्टार्स फॉर ओरियन। तो ओरियन के लिए जो स्टार्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए लाइन्स ड्रॉ कीजिए। एंड लेबल द स्टार सीरियस, और जो स्टार सीरियस है उसको भी लेबल करिए। यू मे रेफर टू फिगर 12.3, और इसके लिए आप जो फिगर 12.3 है उसका रेफरेंस ले सकते हैं।
तो देखिए ओरियन जो कॉन्स्टलेशन होता है उसके मेन जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है कि उसके अंदर 3 स्टार्स जो होते हैं वो एक बेल्ट फॉर्म करते हैं, वो ओरियन की बेल्ट को बनाते हैं। तो हम इसका एक रफली स्केच बनाते हैं कि इसमें किस तरह से स्टार्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। देखिए ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, इसमें जो स्टार्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होकर के ओरियन कॉन्स्टलेशन को बनाते हैं। अब हम इसका एक फेयर डायग्राम देखते हैं कि किस तरह से इसमें स्टार्स कनेक्ट होते हैं। तो ये देखिए ये ओरियन कॉन्स्टलेशन है जिसमें ये 3 स्टार्स हैं, नीचे ये 2 स्टार्स को आपस में जोड़ दिया गया है और इसकी जो शेप है, ओरियन कॉन्स्टलेशन की जो शेप है वो किस तरह से दिखती है, जैसे कोई पर्सन है जो हंटिंग के लिए जा रहा हो और उसके हाथ में ये 2 वेपन है। तो ओरियन कॉन्स्टलेशन कैसा पैटर्न बनाता है, एक हंटर वाला पैटर्न बनाता है। और हमें सीरियस जो स्टार है उसको लेबल करना है। तो ये देखिए कैनिस मेजर कॉन्स्टलेशन के अंदर ये जो सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट स्टार होता है वो कौन सा होता है, सीरियस स्टार होता है। तो हमने इसको लेबल करा है और यहाँ पर ये ओरियन कॉन्स्टलेशन है। तो इसमें जो स्टार्स आते हैं उनको जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर ये लाइन्स से इसको ड्रॉ करके जोड़ा है। सम कॉन्स्टलेशंस एंड स्टार्स, द रेड लाइन्स इंडिकेट द पैटर्न्स ऑफ स्टार्स। तो जो ये रेड लाइन दिखाई गई हैं वो क्या बताती हैं कि जो स्टार्स हैं वो कैसा पैटर्न बना रहे हैं। तो स्टार्स के पैटर्न्स को शो करने के लिए रेड लाइन्स होती हैं। ये देखिए ये रेड लाइन जो दिख रही हैं ये क्या बताती हैं, ये शो करती हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो कैसा पैटर्न बनाते हैं। तो ये तो स्टार्स के पैटर्न को शो करती हैं। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये देखिए बाहर की जो ग्रीन लाइन है बाउंड्रीज को शो कर रही हैं, पैटर्न इनके अंदर अंदर बनता है। तो ये क्या इंडिकेट करती हैं, द रीजन ऑफ द स्काई, स्काई के जिस रीजन में ये पैटर्न बन रहा होता है उसको शो करती हैं ये ग्रीन लाइंस। द लाइन्स आर नॉट सीन इन द स्काई। और ये जो लाइंस बनती हैं रेड लाइंस या ग्रीन लाइंस, ये एक्चुअल में लाइंस नहीं होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिन किया जाता है। और ये क्यों ड्रॉ की जाती हैं, एंड हैव बीन ड्रॉन ओनली फॉर ईजी आइडेंटिफिकेशन। और ये क्यों ड्रॉ की जाती हैं, जिससे कि हमें जो आइडेंटिफिकेशन है वह ईजी हो जाए, इसलिए इनको ड्रॉ किया जाता है। ऐसे एक्चुअल में ये लाइंस होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट डान एंड अपीयरिंग एट डस्क। तो आप स्टार्स को डान के टाइम में फेडिंग होते हुए देख सकते हो और डस्क के समय में अपीयर होते हुए देख सकते हैं। तो डान क्या होता है, व्हेन सन राइज, और डस्क क्या होता है, व्हेन सन सेट्स। ड्यूरिंग द डे वी डू नॉट सी द स्टार्स, और दिन के समय हम स्टार्स को नहीं देख पाते हैं। एक्सप्लेन वाई, तो इसको एक्सप्लेन करिए। आंसर है स्टार्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द स्काई। जो स्टार्स होते हैं वो आकाश में हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं। बट ड्यूरिंग द डे वी कांट सी, लेकिन दिन के समय हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। बिकॉज द सन्स लाइट इज़ सो ब्राइट, तो जो सन की लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, इसकी वजह से हम स्टार्स को दिन में नहीं देख पाते हैं। एट नाइट व्हेन द स्काई इज़ डार्क वी कैन सी द स्टार्स, और रात के समय में जब आकाश में अंधेरा होता है तब हम स्टार्स को देख सकते हैं, क्योंकि तब सन की जो ब्राइट लाइट होती है वो नहीं होती है। एज द सन राइजेज, और जब सन राइज होता है, उगता है, यानी कि डान के समय का टाइम है, इट्स ब्राइट लाइट ओवर पावर्स द फेंट लाइट फ्रॉम द स्टार्स। तो इसकी जो ब्राइट लाइट होती है, यानी कि जब सन सुबह उगता है तो उसकी लाइट कैसी होती है, ब्राइट होती है, तो वो ओवर पावर कर लेती है किसको, फेंट लाइट फ्रॉम द स्टार्स। स्टार्स से जो फेंट लाइट आ रही होती है उसको ओवर पावर कर लेती है, यानी कि उसकी पावर को दबा देता है, ओवर पावर कर लेता है। सो वी कैन सी स्टार्स फेडिंग अवे एट डान, तो जिसकी वजह से जो स्टार्स हैं वो हमें फेडेड या कम क्लियर दिखाई देते हैं। एज द सन सेट्स, और जब सन छुपता है यानी कि डस्क के समय में, द स्काई डार्कन्स, तो जो स्काई होता है उसमें अंधेरा हो जाता है। अलाउइंग द लाइट फ्रॉम द स्टार्स टू बिकम विजिबल अगेन, तो जिससे कि जो स्टार्स की लाइट होती है उसकी वजह से हमें स्टार्स फिर से दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस तरह से हमें डान के समय में और डस्क के समय में और ड्यूरिंग द डे, तो स्टार्स हमें क्यों दिखते हैं और क्यों नहीं दिखते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट, एक क्लियर नाइट में, तो क्लियर नाइट का मतलब क्या होता है
when there is no cloud, no fog, no pollution. That is called clear night. Try to observe the Big Dipper 3 to 4 times. तो हमें बिग डिपर को 3 से 4 बार ऑब्जर्व करना है. एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 hours. 2 से 3 घंटे के इंटरवल पर उसको 3 से 4 बार ऑब्जर्व करना है बिग डिपर को. ऑल्सो ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार ईच टाइम. और हर बार हमें पोल स्टार को भी लोकेट करना है कि पोल स्टार की लोकेशन क्या रहती है. डज द बिग डिपर अपीयर टू मूव. तो क्या बिग डिपर हमें मूव करता हुआ अपीयर होता है, दिखता है. ड्रॉ अ रफ स्केच टू इलस्ट्रेट दिस. तो इसे दिखाने के लिए एक रफ स्केच बनाइए. मैंशनिंग द टाइम इन ईच केस. और हर बार टाइम को मेंशन करिए. तो यहाँ पर देखिए पहले इसका एक रफ स्केच देखते हैं कि किस तरह से पोल स्टार की पोजीशन क्या रहती है और बिग डिपर की पोजीशन 3 से 4 बार में जब हम देखते हैं तो क्या रहती है. तो देखिए इसमें ये पोल स्टार है और यहाँ पर अगर बिग डिपर की ये पोजीशन फर्स्ट माने तो जब हमने इसको सबसे पहले देखा तो ये कुछ पोल स्टार के इस साइड में था और जब हम 2 से 3 घंटे के बाद में इसकी पोजीशन को देखते हैं तो ये हमें कुछ यहाँ दिखाई देता है. तो इस तरह से इसकी जो पोजीशन थी वो शिफ्ट हो जाती है. उसके बाद में फिर जब अगेन हम इसको 2 to 3 hours के बाद में देखते हैं तो ये हमें कुछ यहाँ दिखाई देता है. तो ये इसकी पोजीशन थर्ड पोजीशन हो गई. उसके बाद में फिर 2 से 3 घंटे के बाद जब हम देखते हैं तो ये हमें कुछ और नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है. और ये बीच में जो पोल स्टार है ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं करता है. तो इसके चारों तरफ बिग डिपर जो है वो मूव करता रहता है. ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ हमें दिखता है. इस तरह का हमें सीम्स होता है कि बिग डिपर पोल स्टार के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, राउंड लगा रहा है. अब ये ऐसा क्यों होता है ये हम इसके आंसर में देखते हैं. तो आंसर है बी ऑब्जर्व द बिग डिपर 3 to 4 times एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 hours. तो हम बिग डिपर को 3 से 4 बार में और 2 से 3 घंटे के इंटरवल पर इसको ऑब्जर्व करते हैं. 2 से 3 घंटे के इंटरवल पर हमने इसको ऑब्जर्व किया. तो देखिए हमने क्या देखा कि बी फाउंड दैट इट सीम्स टू मूव थ्रू आउट द नाइट ड्यू टू अर्थ रोटेशन. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमें कैसा लगता है कि ये पूरे रात भर अर्थ की रोटेशन की वजह से मूव करता हुआ हमें ऐसा दिखता है कि ये मूव कर रहा है. ओवर अ फ्यू आवर्स. और कुछ घंटों के बाद में इट सीम्स टू रोटेट अराउंड द पोल स्टार्स. और कुछ घंटों के बाद में ये क्या लगता है कि पोल स्टार के चारों तरफ मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है. विच स्टेज नियरली स्टेशनरी. जो कि लगभग स्टेशनरी रहता है, स्थिर रहता है. यानी कि पोल स्टार तो स्टेशनरी रहता है और इसके चारों तरफ बिग डिपर मूव करता हुआ, रोटेट करता हुआ हमें दिखता है. दिस मोशन फॉर्म्स अ सर्कुलर पाथ अराउंड द पोल स्टार. और जो बिग डिपर मूव करता है उसके चारों तरफ तो वो एक सर्कुलर पाथ बनाता हुआ मूव करता है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है. क्वेश्चन 11. थिंक अबाउट द नाइट स्काई एंड राइट ए पोम और अ स्टोरी ऑन इट. तो नाइट स्काई के बारे में सोचिए और एक पोम या फिर एक स्टोरी इसके ऊपर लिखिए. तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपके लिए हमने एक स्टोरी लिखी है और इसका टाइटल क्या है, द नाइट स्काई. तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस स्टोरी के बारे में जानें कि यह स्टोरी किसके बारे में है और क्या है. तो देखिए इस स्टोरी में क्या है कि एक आराध्या नाम की एक लड़की है जो एक छोटे से गांव में रहती है और उसका गांव माउंटेन की जो तलहटी है उसमें बसा हुआ है. और वह रोज़ रात को माउंटेन टॉप पर जाकर के तारों को एकटक निहारती रहती है, उनको देखती रहती है. तो एक दिन उसने क्या है शूटिंग स्टार को देखा और उसको पता था कि जब शूटिंग स्टार से कोई विश मांगते हैं तो वो अवश्य ही पूरी होती है. तो उसने आंखें बंद करके और शूटिंग स्टार से एक विश मांगी कि मुझे ब्रह्मांड की सैर पर जाना है. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या देखती है कि उसके पास में एक स्टार का छोटा सा पीस रखा है. तो वह उस पीस को अपने हाथ में लेती है और आंखें बंद कर लेती है और उसके बाद में वह अपने आप को ब्रह्मांड में पाती है. और वहाँ पर वह गैलेक्सीज़ के पार जाती है, कॉमेट्स के साथ में डांस करता हुआ अपने आप को देखती है और स्टार्स की जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में उनसे जानती है. यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज़ हैं उनको समझने की कोशिश करती है. और जब वह वापस आंखें खोलती है
तो अपने आप को माउंटेन टॉप पर पाती है। तो इस तरह से वहाँ से आने के बाद जब वह यूनिवर्स के वंडर से, स्टार्स के मैजिक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों ये हमने आपके लिए स्टोरी लिखी है। अगर आपको भी स्टोरी राइट करने का शौक़ है तो आप भी उसमें यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको शामिल करते हुए एक स्टोरी लिख सकते हैं। तो आइए अब इस स्टोरी को रीड करते हैं। तो आइए अब इस स्टोरी को रीड करते हैं। वंस देयर वॉज अ यंग गर्ल, एक बार एक यंग लड़की थी, छोटी लड़की थी। हर नेम वॉज आराध्या, उसका नाम आराध्या था। शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ अ माउंटेन। तो वह एक छोटे से गांव में माउंटेन की तलहटी में उसका गांव बसा हुआ था, उसमें रहती थी। एवरी नाइट शी वुड क्लाइम टू दैट माउंटेन, और हर रात को वह उस माउंटेन पर चढ़ती थी। वेयर द स्काई ओपन्ड अप लाइक अ वास्ट इंकी कैनवास विद काउंटलेस स्टार्स। जहाँ पर कि जो आकाश था वो कैसा था, बिल्कुल खुला हुआ था, जैसे कि इंकी कैनवास के जैसे ओपन्ड था, खुला हुआ था। और कैसा था, वास्ट था, बहुत विशाल था। विद काउंटलेस स्टार्स, जिसमें कि कैसे थे, काउंटलेस स्टार्स थे जिनको हम गिन नहीं सकते। शी स्पेंट आवर्स ट्रेसिंग द कॉन्स्टलेशंस, इमेजिनिंग स्टोरीज ऑफ हीरोज। तो वहाँ पर वह घंटों बिताती थी कॉन्स्टलेशन को देखते हुए, और जो हीरोज़ हैं उनकी स्टोरीज़ को इमेजिन करते हुए एक टक घंटों बैठ करके आकाश को निहारती रहती थी, उसको एक टक देखती रहती थी। वन नाइट शी गेज्ड अ शूटिंग स्टार लीविंग अ ब्रिलियंट ट्रेल। एक रात को जब वह उन शूटिंग स्टार्स को देख रही थी जो कि एक ब्रिलियंट ट्रेल को छोड़ता हुआ जा रहा था, आराध्याज हार्ट स्किप्ड अ बीट। तो आराध्या का जो हार्ट था वो आश्चर्य से भर गया। शी विस्पर्ड अ विश, उसने एक विश मांगी। अ डीप लॉन्गिंग टू एक्सप्लोर द कॉस्मोस, टू टच द स्टार्स, कि वो कॉस्मोस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करे और स्टार्स को टच करे। ऐसी उसने विश मांगी, किससे, शूटिंग स्टार से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी फाउंड अ स्मॉल ग्लोइंग स्टोन नियर वेयर शी हैड बीन सिटिंग। तो अगले दिन वह क्या पाती है, एक छोटा सा ग्लोइंग स्टोन उसके पास में रखा हुआ है जहाँ की वह बैठी हुई थी। इट पल्स्ड विद अ सॉफ्ट लाइट, और वह सॉफ्ट लाइट से पल्स हो रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। एंड आराध्या न्यू इट वॉज अ पीस ऑफ द स्टार शी हैड सीन, और आराध्या ये जानती थी कि यह क्या है, स्टार का पीस है जो कि उसने देखा था। होल्डिंग द स्टोन, स्टोन को पकड़े हुए, शी क्लोज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एंड हर माइंड वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्पेस, और उसका जो माइंड था वो कहाँ चला गया, स्पेस के अंदर घूमने के लिए चला गया। क्योंकि उसने यही विश मांगी थी ना शूटिंग स्टार्स से कि मैं स्पेस में जाऊं, कॉस्मोस से मिलूं, स्टार्स को टच करूं। तो अब उसका जो माइंड था वो कहाँ चला गया, वास्ट स्पेस के अंदर घूमने के लिए चला गया। शी सोर्ड थ्रू द गैलेक्सीज, वह गैलेक्सीज पर उड़ रही थी। डांसिंग विद कॉमेट्स एंड मीटिंग सेलेस्टियल बीइंग हु शेयर्ड स्टोरीज ऑफ फार अवे वर्ल्ड्स, और कॉमेट्स के साथ में डांस कर रही थी। सेलेस्टियल बॉडीज़ थी, उनके साथ में मीटिंग कर रही थी, जो कि उसे जो दूर का जो दूसरा संसार था उसके बारे में स्टोरीज बता रहे थे। शी लर्न ऑफ द लाइफ साइकिल्स ऑफ द स्टार्स, उसने स्टार्स की जो लाइफ साइकिल थी उसके बारे में भी सीखा, जाना। द मिस्ट्रीज ऑफ ब्लैक होल्स, ब्लैक होल की जो मिस्ट्रीज़ हैं उसके बारे में जाना। एंड द एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स की एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी उसने जाना। When she opened her eyes, और जब उसने अपनी आंखें खोली, she was back on the mountain top, तो उसने अपने आप को कहाँ पाया, माउंटेन टॉप पर। Her heart was filled with the wonder of the cosmos, तो उसका जो हार्ट था वो किससे भरा हुआ था, कॉस्मोस के वंडर से भरा हुआ था। The stars above seemed to twinkle even brighter, और जो स्टार्स थे वो अब उसको और भी ज़्यादा ट्विंकल करते हुए दिख रहे थे। As if sharing the secrets she had discovered, जैसे कि वो सीक्रेट्स को शेयर कर रहे हों जो कि उसने डिस्कवर्ड किए थे। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से लेकर के आराध्या कंटिन्यू टू विजिट द नाइट स्काई, और उस दिन से आराध्या लगातार नाइट स्काई को विजिट करती रही, नाइट स्काई में देखती रही। कैरिंग द मैजिक ऑफ द स्टार्स इन हर हार्ट फॉर एवर टच्ड बाय द सेलेस्टियल डांस अबव,
और जो स्टार्स का मैजिक था उसको और जो सेलेस्टियल बॉडीज़ थी उनके डांस को अपने हार्ट में महसूस करते हुए, उसको फील करते हुए आराध्या उस दिन से लगातार नाइट स्काई को विजिट करती रही। तो इस तरह से बच्चों ये स्टोरी हमने पूरी की है और हमने इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखा है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।